जय माता दी। अर्थ न्यूज स्टूडियोज में मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद के जेके यूटी और लद्दाख यूटी के जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी के प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता जी प्रेजेंट हैं और बात करनी है लद्दाख में हुई वायलेंस की, उसके कारणों की और आगे क्या रास्ता है लद्दाख की स्टेबिलिटी के लिए और लद्दाख की डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए, जो कमिटमेंट है सेंटर की सरकार की लद्दाख के लोगों के प्रति। अर्थ न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, शुभकामनाएं। और सबसे पहले तो लद्दाख में ये जो रिसेंट अनकॉल्ड फॉर वायलेंस की गई है, बहुत सारी इमारतों को आग के हवाले किया गया, बहुत सारा इस ढंग का ऐसा लगा कि ये प्रोटेस्ट जो है इसने कहीं ना कहीं कोई एक्सटर्नल एजेंसीज ने इसको किसी गलत डायरेक्शन में डाइवर्ट करने की कोशिश की और उसके बाद कुछ लोगों की जानें भी चली गई, सरकारी संपत्ति का, कुछ सामाजिक संपत्ति का नुकसान हुआ है। उस सब को लेकर के पूरे भारतवर्ष में और पूरे सभ्य समाज में एक चिंता व्याप्त है। राष्ट्रवादी समाज पूरे भारतवर्ष का वो भी चिंतित है कि किस ढंग से गलत एलिमेंट्स का इन्वेजन लद्दाख की सोसाइटी में हो रहा है और कुछ लोगों को मोटिवेट करके वहां पर हिंसा फैलाने का षड्यंत्र एक पीसफुल लद्दाख में चल रहा है। तो मुझे लगता है कि सबकी चिंता जायज। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है गुप्ता साहब करने वाली, अक्सर मैं टीवी में कुछ दिनों से देख रहा हूँ क्योंकि लद्दाख के बारे में बड़ी कम इंफॉर्मेशन बाहर गई। पहले तो लद्दाख को कश्मीर के जुल्म से बाहर लाने की कोशिश की गई बाय सेंटर की सरकार की यूटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी डिमांड थी लद्दाख के लोगों की खास तौर पे कि हमें यूटी बना दो, ना हमें कश्मीर की हेजेमनी चाहिए, ना हमें जम्मू के साथ रहना है, हम डिजर्व करते हैं कि सेंटर हम पे काम करे। उसका कारण ये था कि लद्दाख के अंदर सेंटर की इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा थी, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो बॉर्डर एरियाज में हो। मुझे अभी तक याद है, मेरे पे बड़े बच्चे पढ़ते थे लद्दाख के, मैंने उनको पढ़ाया तो अमूल के ना टिंड डब्बे आते थे, टिंड। मतलब हम यहाँ पे मोल्ड गत्तों के डब्बों में देखते हैं बटर, वहां टिंड आते थे। ठीक है। और वो आर्मी वहां पे काम करती थी, फिर आर्मी ने वहां पे बहुत ज्यादा काम किया, वहां के लोकल प्रोड्यूस को हम सी बगथोन बोलते हैं, उस पे इंडस्ट्रीज लगाई गई, उसको इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रोजेक्ट किया गया, उसके इम्पोर्ट पर भी काम किया गया। तो लद्दाख की कनेक्टिविटी सेंटर के साथ बहुत अच्छी थी, जो कनेक्टिविटी वो महसूस नहीं करता था लद्दाख का रहने वाला इंसान कश्मीर के साथ, और उनको लगता था कि कश्मीर की जो गवर्नमेंट होती है वो एक्सप्लॉइट करती है। ये सिलसिला चला जब से भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को, मतलब जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ भारत की सरकार का एनेक्शन होता है और जम्मू कश्मीर भारत का पार्ट बनता है लद्दाख के समेत, और वहां से पाकिस्तान उसका एरिया इंक्रोच कर लेता है, वहां चाइना कर लेते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ बचे उनकी जो माइंड सेट था वो बड़ा फर्म था, रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रांग था, दे हैव फुल फेथ इन सेंटर। लेकिन सेंटर की सरकारों ने जो उसके बाद कंटिन्यूसली आई, उन्होंने लद्दाख के बारे में कभी सोचने की कोशिश नहीं की उस तरीके से जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने सोचा। और बीजेपी सरकार जब आती है और फर्म डिसीजन लिया जाता है तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि पहले जम्मू कश्मीर के बारे में सोचे। पहली उस स्पीच में अगर आप देखें, पूरे ड्राफ्ट में देखें, तो लद्दाख को इंडिपेंडेंट यूटी बनाया गया और जो हिल काउंसिल्स थी दोनों, वो पहले से एम्पावर्ड थी, उनको और एम्पावर कर दिया गया। और डायरेक्ट, मतलब कहते थे बेस्ट गवर्नेंस क्या होती है जिसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक रिप्रेजेंटेशन। अब मुझे ये बात समझनी है, बीइंग पॉलिटिकल थिंकर ऑल्सो, आप एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं J&K में और लद्दाख में, उस पर बाद में आएंगे, पैसे है आप पॉलिटिकल थिंकर भी हैं और समझते हैं जम्मू कश्मीर के हालात जो रहे। आप मुझे ये बात बताएं कि जो लद्दाख हिल काउंसिल और करगिल की हिल काउंसिल सेपरेट है, उनके पास एनॉर्मस पावर थी, उनको किसी भी काम के लिए पहले जाना था चीफ मिनिस्टर के पास, फिर वहां पे फिर फंडिंग, फिर वो बड़े बॉटलनेक्स थे, ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक्स भी थे और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक्स भी थे। लेकिन जब यूटी बनी, दे गॉट एलजी, डायरेक्ट फंडिंग, और एक डेडिकेटेड सेक्रेटरी बैठे हैं होम में और उनके ऊपर है होम मिनिस्टर। तो लेटर ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन है बड़ी क्लीन है ना। आप ये मुझे समझाएंगे, क्योंकि आप सोशल साइंटिस्ट भी हैं, सोशल होमवर्क भी करते हैं, कि क्या ये जो पूरा वायलेंस प्लान किया, वायलेंस तो भी हुआ, जो ये एजिटेशन प्लान की गई, ये एक जिसको जबरदस्ती का एक मुद्दा बना के उनके आगे लाया गया, लोगों के आगे, ताकि लोग जो मेरिट उनको चाहिए था वो देख ही ना पाए। आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं।
2019 से पहले कभी भी लद्दाख में स्टेटहुड की डिमांड नहीं थी, यूनियन टेरिटरी की डिमांड थी, और उनकी यूनियन टेरिटरी की डिमांड जेन्युइन भी थी। आप ये ना कहें कि लद्दाख जम्मू के साथ नहीं जुड़ना चाहता था या कुछ और बात थी। आपको एक चीज एडमिट करनी होगी कि जम्मू कश्मीर में राइट फ्रॉम 1947 ऑनवर्ड्स, जब राजशाही यहां पर समाप्त हुई और यहां पर पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स बनी, और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो थी पहले तो वो प्लांटेड गवर्नमेंट जैसी ही थी, कोई इलेक्शंस जो थे वो जो उसको कहे कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं थे, नॉमिनेशंस वाले इलेक्शंस ही बहुत समय तक हुए, उस पर आज मैं चर्चा नहीं करता। लेकिन क्योंकि वो एक ज्योग्राफिकल रीजन स्पेसिफिक उन गवर्नमेंट्स में प्रभुत्व रहा, और उसके बाद रिलीजन वाइज भी मुस्लिम्स का उसमें प्रभुत्व रहा, और वो भी कश्मीरी मुस्लिम्स का, जो कश्मीरी स्पीकिंग मुस्लिम्स थे। डोगरी स्पीकिंग मुस्लिम्स का भी उसमें कोई खास प्रभुत्व नहीं रहा। तो उनका वर्किंग फॉर्मेट अपने आप में एक बिल्कुल बड़ा पर्सनलाइज था, प्रोफेशनल नहीं था। वो कभी भी उन्होंने इक्विटेबल डेवलपमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख नहीं सोचा, उन्होंने पर्सनलाइज्ड डेवलपमेंटल एरियाज उस ढंग से सारा काम किया, और केंद्र सरकार से जो पैसा आ रहा था उसको कैसे इस्तेमाल करना है, और उसमें बहुत सारा जिसको कहते हैं, जैसे जम्मू को हम समझते हैं कि इट वाज डिप्राइव्ड ऑफ सो मेनी थिंग्स, उसी तरह से लद्दाख भी जो रीजन था उसको हमेशा डिप्राइव्ड रखा गया, स्क्वीज्ड रखा गया। दैट इज व्हाई डिमांड ऑफ सेपरेट यूनियन टेरिटरी इरप्टेड इन लद्दाख। अब वो लोग उस डिमांड को लेकर के बड़ी देर से संघर्ष कर रहे थे। उस संघर्ष की परिणति भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2019 में कर दी। जब उनके पास पावर्स आई तो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को वो एक ऐतिहासिक संघर्ष लद्दाख के लोगों का समाप्त हुआ यूनियन टेरिटरी के रूप में, और यूनियन टेरिटरी के रूप में जो कुछ भी लद्दाख के लोगों को चाहिए था, मुझे लगता है कि वो सारी चीज मिल गई। किसी किस्म का उस वक्त कोई और चीज की आवाज नहीं थी, और जिसको हम कहें कि उन लोगों के पास अपनी काम करने की पावर्स हो, हिल काउंसिल जैसे आपने कहा वहां पर बनी, और उसके बाद मेंबर पार्लियामेंट उनका हमेशा से अपना रहा, लेकिन अब वो मेंबर पार्लियामेंट सारी चीजें जो है वो बेटर होती चली गई। सडनली इन 2021 some agitation starts, evolves, erupts। कुछ लोग बाहर के दौरे पे जाते हैं, बाहर के देशों में एंटी इंडिया ताकतों से मिलते हैं, फिर आकर के यहां पर कुछ लोगों को मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट करने के बाद कुछ लोगों का अल्टरनेट इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, और एक नई किस्म की डिमांड जो है, हम खतरे में आ गए हैं। भाई जब यूनियन टेरिटरी बन गई, सब कुछ आपका अपना हो गया, उसके बाद कम्युनिटी को इनसिक्योर करके और स्टेटहुड की डिमांड, जबकि उसके साथ साथ दूसरी प्रक्रियाएं भी शुरू हो गई। 2021 में एक बार शुरू हुआ, फिर 2023 में भी आया, और आज 2025 में उसको वायलेंट करने की कोशिश की गई। तो और मैं समझता हूं जब एक तरफ 85% रिजर्वेशन भी लद्दाख के लोगों के लिए है, केंद्र सरकार ने दी है, ठीक है, खुद में बहुत बड़ी एक सिक्योरिटी है, सेफ्टी। सेकेंड, पूरे लद्दाख में इनकम टैक्स भी माफ है बिजनेसमैन के लिए। जितनी वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंडिंग आ रही है, मुझे लगता है कि जो वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है वो तो शायद पूरे लद्दाख के बजट का 10-15% भी नहीं होता होगा, ठीक है। बाकी सारा पैसा पूरे भारत के टैक्स पेयर का है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि लद्दाख के पूरे जितने भी 100% रेजिडेंट्स हैं, वो मुझे लगता है कि स्पेशल प्रिविलेज रेजिडेंट्स हैं फॉर द कंट्री, इन भारतवर्ष, और शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस होता है, एसटी स्टेटस है, एसटी स्टेटस, बहुत सिक्योर स्टेटस है। मैं ये समझता हूं कि जो लद्दाख की सिविलाइजेशन है, ये कल्चरली
और rich है। फाइनेंशियली दोनों तरह से बड़ी रिच है, क्योंकि लद्दाख बड़ी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे था ज्योग्राफिकली, सिंस एंशियंट हिस्ट्री सिल्क रूट पे वही था, ठीक है। और सिल्क रूट था ही, वहीं से पूरे भारत के लिए सिल्क रूट का एक्सेस जो था वो वाया लद्दाख था। मोनेस्ट्रीज को देख के पूरी चीजें क्लियर हो जाती हैं। और सेकेंडली कल्चरली वो बड़े, इंटेलेक्चुअली वो बड़े एनरिच्ड हैं। उसके बावजूद कौन सी ऐसी ताकतें हैं, कौन सा ऐसा मोटिवेशनल फोर्सेस हैं जिन्होंने उनको लद्दाखियों को गुमराह करके इस तरह की वायलेंस की तरफ प्रेरित किया है, डायरेक्ट किया है, डाइवर्ट किया है। मुझे लगता है कि ये एक बड़े प्रोब का विषय है। जैसे आपने सुना कि गुप्ता जी ने बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दिया कि लद्दाख जो है वो एक बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, जियोग्राफिकली तो होगा ही होगा, लेकिन भारत के जो पूरे 150 करोड़ लोग हैं प्यार बहुत करते हैं लद्दाख के लोगों को भी और लद्दाख को भी। और बेशक कोई भी लेवल पे कहीं पे भी अगर कोई कम्युनिटी है जिसको लगता है कि मेरा फेथ, मेरा बिलीफ या मेरा खान पान रहन सहन अलग है, तो वो भारत की ही खूबसूरती है कि ऐसे कम से कम हंड्रेड्स में ऐसे हमारे पास कम्युनिटीज होंगे, ऐसे फेथ होंगे जिनको भारत सरकार साथ लेकर चलती है। लेकिन यहां पे आता है कैच गुप्ता साहब जी, कि भारत की सरकारों ने एक साथ रखने के लिए एक मोटिव है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि एक एम भी है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन पॉलिटिकली कहीं ना कहीं पे उन कम्युनिटीज को डराया भी गया, एलिनेट भी किया गया और उनको बंद कमरों में यह कहा गया कि अगर आपने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया तो आपको मेजोरिटी से खतरा हो सकता है। कि कभी भी भारत में ऐसी सरकार अगर आई जो मेजोरिटी को साथ रखती है, एक उन्होंने थोपा मेजोरिटी का कंसर्न, जबकि भारत सरकार 150 करोड़ लोगों की सरकार आएगी, ठीक। तो ऐसा हुआ पॉलिटिकल जो ये हमारा फ्रेमवर्क होता है ना, इसमें क्या होता है कि 100 लोग हैं ना, अगर 100 में से 30 एक साइड वोट डाल रहे हैं और बाकी के जो हमारे बचे हैं 70 वो 15-15 जगह 4 जगह वोट डाल रहे हैं, तो मेजोरिटी की सरकार नहीं आई, मिनॉरिटी ही सरकार आई, क्योंकि 30 ने कंसोलिडेट वोट डाला और सरकार बना ली। और उनका माइंडसेट जो है वो होलिस्टिक नहीं है, उनका माइंडसेट सिलेक्टिव है कि हमने इसको खुश रखना है, बाकी चाहे जहां मर्जी जाए, और फिर वो जो लोग हैं उनको भी कुछ नहीं देना है। बिकॉज जब आप किसी जगह पे एक मेजर फेथ को, मेजर माइंडसेट को कमजोर रखोगे, पावर में नहीं आने दोगे, तो आप नेशनल इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे, आप किस इंटरेस्ट की बात करो, सिलेक्टिव पॉलिटिक्स की बात करो। तो वही शिकार मुझे लगता है लद्दाख का हुआ कि जैसे लद्दाख को यूटी मिल गया, लद्दाख को अपनी काम कराने के लिए जम्मू नहीं आना है, कश्मीर सेक्रेटरीट में नहीं जाना है, उसने फ्लाइट पकड़नी है दिल्ली। जम्मू से लद्दाख की फ्लाइट से हफ्ते में 2 बार 3 बार है, कश्मीर से शायद 1-2 बार 3 बार है, पर दिल्ली से लद्दाख की फ्लाइट जो है कनेक्टिविटी की, अगर हम एयर क्वालिटी बात करें तो वो डेली है, ठीक। आप ये समझे कि अब लद्दाख के लोगों को जो पावर मिली, जो उसको एक नया रास्ता मिला, उसका बेनिफिट लेने के लिए टाइम था ये, और मिला भी। लेकिन जो एजिटेशन स्टार्ट कराई गई, ये एजिटेशन ऐसा लग रहा है कि जो सेंटर का डिसीजन था, ये जो पर्सनल स्कोर नहीं होता, किसी लीडर के साथ पर्सनल स्कोर है, किसी पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में आती है उसका पर्सनल स्कोर सेटल करना है, तो देखो जी कहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर अच्छा यूटी दे दिया, अब एक काम करते हैं, इनको बोलो कि यूटी से ऊपर होता है 6 शेड्यूल, उससे ऊपर होता है स्टेटहुड, ये डिमांड डाल दो, क्योंकि ये एरिया थोड़ा है, यहां प्रोवोकेशन करना आसान है, और यहां पे किन पार्टियों का बेस है जो 1947 के बाद जब से इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ यहाँ पे, वो कौन सी पार्टियां थी आपको बताने की जरूरत नहीं है। और उन पार्टीज का करेक्टर नेशनल लेवल पे एक्सपोज हो चुका है कि वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करते थे। और एक और बात मैं क्लियर करूंगा, गुप्ता साहब आपको भी पता ही होगा, 1989 के दिन राइट्स की बात की गई इस हादसे के बाद, कि पहले भी लद्दाख में राइट्स हुए, वो यूटी के राइट्स नहीं हुए थे इतने, वो राइट्स थे बिटवीन मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट, और उसका रिकॉर्ड आप खंगालेंगे तो लद्दाख में कम्युनलिज्म का भी पार्ट था। और बड़े साल ऐसे हुए हैं जहां पे बुद्धिस्ट कम्युनिटी ने मुस्लिम कम्युनिटीज को सफरिंग होने की वजह से बाइकआउट भी किया था, क्योंकि कन्वर्जन के 2 केस हुए थे, उसके बाद उन्होंने उसको बाइकआउट कर दिया था, विल नॉट टेक हैव द नॉर्मल रिलेशनशिप। तो लद्दाख की न्यूज बाहर नहीं आती थी, उसके मीडिया हाउसेज वैसे नहीं थे, तो अब जो उसका फायदा उठाया गया, उसका नतीजा ये है कि किसी एक आदमी को बिगर देन नेशनल कॉज बना दिया गया, और उसकी कॉमन सेंस को सोचा गया कि यही फ्यूचर है किसी कम्युनिटी का। आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि क्यों भारत सरकार ने डिले किया एक्शन लेने में, और अब जो आगे का रूट रास्ता है, क्या किसी भी और लद्दाख के ऐसे माइंडसेट को जिसने एक अपना एक सल्तनत बनाई हुई थी,
जैसे होता है ना किसी का कल्ट बना लिया कि इधर तो मैं ही एमएलए हूं, इधर मैं ही एमपी हूं। वो हो सकता है ये टिकर पॉइंट वो भी था जब यंग वहां पे एमपी आए, यंग डायनामिक एमपी आए, और जो एज ओल्ड एमपीज थे वहां पे जिनको लगता था ये हमारी खानदानी सीटें हैं, तो जॉल्ट बीजेपी ने पूरे इंडिया को दिया, वही जॉल्ट उसने लद्दाख में भी दे दिया। तो उसके बाद भी लोगों को समझ नहीं आया कि अब क्या करें, तो एक फेर पैदा करके उन्होंने वायलेंस की तरफ लिया गया। लेकिन मुझे लगता है कि अब आगे का रास्ता क्या है, सेंटर किस तरीके से देख रहा है इस वायलेंस को। एक तो ये नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, दूसरा एक जो वहां पे लोग हैं जो भारत सरकार के अंदर भी काम कर रहे हैं, आर्मी में भी काम कर रहे हैं, बीइंग द आइडेंटिटी ऑफ लद्दाख स्काउट हमारा इतना बड़ा एक प्रोटेक्शन वॉल है ऑन इन द लद्दाख। और रॉ में मेरे को याद है, मैं आपको बताऊं, मैं बिल्कुल बच्चे पढ़ते थे तो मुझे मौका मिला, मैंने कहा बेटा आपके फादर क्या करते हैं, तब तक मैंने रॉ का नाम नहीं सुना, आई एम टॉकिंग ऑफ 1988। तो कहते सर माय फादर वर्क्स इन RAW। मैंने कहा यार ये क्या होता है, आई वाज नॉट नोइंग इट। फिर मैंने थोड़ा सा होमवर्क किया, ना नेट था ना कुछ ऐसी चीजें होती थी, तो कह रहे उसके पापा मिलने आए तो बड़े फॉर्मली मिले, कहते सर बच्ची आपको बोल बैठी है, बट आई एम लद्दाखी, बट आई एम वर्क इन एजेंसी, दैट इज इंटरनेशनल एजेंसी। तो इसका मतलब आप देखें कि लद्दाख का कब से कनेक्टेड है एक नेशनलिज्म। तो आज चाइना के बारे में ये कहना कि अगर चाइनीज आएंगे तो लद्दाख के लोग आने देंगे, आप इसको कैसे देखते हैं कि कैसे तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बीच में आपने, क्योंकि ये सवाल भी लंबा हो गया और उसमें कुछ चीजें मैं जरूर आपको कहना चाहूंगा। गवर्नमेंट कभी भी मेजॉरिटी या माइनॉरिटी की नहीं होती, मैं इस बात को नहीं मानता। गवर्नमेंट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी और नेचुरली हाईएस्ट वोट्स या और सीट्स जो लेके आया है उसी की गवर्नमेंट होगी। इस करके उसको मैं भारत की सरकार ही मानूंगा। भारत की सरकार की पॉलिसी ऐसा हो सकती है कि जो पहली सरकारों की रही 2014 से पहले, बैरिंग अ कपल ऑफ गवर्नमेंट्स, बाकी मैक्सिमम जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने बहुत बार जो कश्मीर बेस्ड मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज थी और उनके जो खानदानी हुक्मरान थे उनके इंटरेस्ट को पूरे रीजन के इंटरेस्ट से ऊपर रखा। उसने जम्मू को भी नुकसान पहुंचाया, उसने लद्दाख को भी नुकसान पहुंचाया, उसने हमारा जो अपना इंटरनल बॉन्डिंग थी उसको भी नुकसान पहुंचाया। उसने जिसको कहते हैं कि प्रोफेशनल और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जो जम्मू कश्मीर लद्दाख की होनी चाहिए थी उसको नुकसान पहुंचाया। स्टेट एक्सचेकर को भी नुकसान पहुंचाया। अब उसके बाद आ जाती है दूसरी बात के आपके मुताबिक गलत ढंग से एस्पिरेशंस को जगाना शुरू कर दिया कुछ एलिमेंट्स ने, और वो भी उस वक्त जब केंद्र में एक ऐसी सरकार आई जो लद्दाख की जन भावनाओं के साथ बड़ी सेंसिटिव थी, सिंसियर भी है, और उसने अटमोस्ट सिंसियरिटी के साथ इन अ सिंगल गो यूनियन टेरिटरी बनाने का प्रस्ताव वो मंजूर किया और लद्दाख को नेशनल मेन स्ट्रीम पे वो ले आए। हर तरह की प्रेफरेंस जो है जो लद्दाख को मिलनी चाहिए थी, जो लोगों की एस्पिरेशन थी, उन सबको अकॉर्ड किया, उसको एग्जीक्यूट भी किया और एक नए प्रोसेस की, नए युग की, नए अमृतकाल की लद्दाख में शुरुआत कर दी। जिन्होंने वहां पर डेवलपमेंट कैसी हो, इकोसिस्टम कैसा हो, इकोलॉजिकली सेंसिटिव हो, और उसके बाद क्योंकि ये बड़ा एक स्ट्रेटेजिक हमारा रीजन है कि इस तरफ से जो है चाइना, पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान का भी कुछ हिस्सा वहां पे आके जुड़ता है, ऊपर से शायद कजाकिस्तान भी बिल्कुल कहीं टच करता है। तो ये 4-5 मुल्कों की बाउंड्री इस स्ट्रेटेजिक रीजन के साथ कहीं ना कहीं जुड़ती है, और बहुत सा हिस्सा हमारा ऐसा है विच इज इन्वेडेड, इनफैक्ट इन्वेडेड ड्यूरिंग द regimes ऑफ अर्लियर गवर्नमेंट्स। 1960s में कुछ चला गया, और जो कुछ चला उससे पहले कुछ चला गया, और वो जो चला गया कुछ पाकिस्तान के पास चला गया। पाकिस्तान फर्दर सीडेड दैट रीजन टू चाइना। मतलब आप खुद लुटेरे हैं, फिर उसने आपने हमारा माल जो था वो अगले के हवाले कर दिया, और उसने वहां सड़कें बनाने शुरू कर दी। हमने ऑब्जेक्शंस रेज किए, टफ रीजन है, सारा कुछ है, और
जिन लोगों के, जिन पॉलिटिकल पार्टीज के रजीम्स में ऐसा हुआ, जिन पॉलिटिकल पार्टीज के रजीम्स में ऐसा हुआ, वो सारे के सारे उनको ऐसा लग रहा है आज कि जिस ढंग से वर्तमान भारत सरकार काम कर रही है, ये लंबे समय तक रहने वाले हैं। और जो हमने पिछले सालों में गवर्नमेंट्स के नाम पर लूट खसूट की हुई है, बिल्कुल, उसका हमें दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। तो अब मौका लेने के लिए हम क्या करें? हम लॉजिकली, प्रोफेशनली, सेंसिबली, प्रोसीजरली हमारा जो है काम ऐसा नहीं है, हमारे कार्य का निष्पादन ऐसा नहीं है, हमारी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि लोग हमें वोट देकर के सत्ता में दोबारा लाएंगे। तो फिर लोगों को भड़काओ, लोगों को मोटिवेट करो, लोगों को डिसओरिएंट करो, लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट करो फ्रॉम द डेवलपमेंट। और उसके लिए साम दाम दंड भेद एक अलग से लफ्ज हो गया। इंटरनल अनरेस्ट and external agencies who are against the development of India, who are against the unified Bharatvarsh, who are against the developing Bharatvarsh, जिनको भारतवर्ष की डेवलपमेंट से तकलीफ हो रही है, उनके साथ जाकर के हाथ मिलाएं, हाथ मिला करके एक नई किस्म का डिस्टर्बेंस हम क्रिएट करें, अनरेस्ट हम क्रिएट करें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस हम क्रिएट करें, बॉर्डर के बाहर भी, बॉर्डर के अंदर भी, ठीक है। और करके लोगों को वर्गला करके ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करें, और उन सिचुएशंस में उनके पॉन्स, या मैं समझता हूं कि जैसे होता है ना कि मोहरे हमेशा स्थानीय लोग बनते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को सूडो इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, और वो जब उनको आदत पड़ जाती है कि इंटरनेशनल सैडिस्टिक एजेंसीज में, कहूंगा सैडिस्टिक इसलिए कि जिनके पास रिसोर्सेज है और उनको मजा आता है किसी पीसफुल कंट्री में या किसी पीसफुल रीजन में अनरेस्ट क्रिएट करना, उनकी फंडिंग से उनके एजेंडा की पूर्ति करना शुरू कर देते हैं। यहां पे अभी 2 दिन से ही पुलिस ने अपना शिकंजा सोनम वांगचुक के ऊपर टाइट किया है, और सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर्स पे आप देख रहे हैं कि कैसे उसकी मनी ट्रेल सामने आना शुरू हो गई। वो जॉर्ज सोरोस की कंपनी के जाके मिले, कैसे उसकी मनी ट्रेल सामने आना शुरू हो गई है, करोड़ों में पैसा आ रहा है। He goes to enemy countries, he goes to Pakistan, speaks ill about India, he meets this यूनुस, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, जो वहां पे वायलेंट जो उन्होंने अनरेस्ट क्रिएट की और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को अप्रूव किया, उसके साथ मिलना, उसके बाद इस तरह के आदमियों से मिल करके, या ऐसे जैसे होता है कि एक बड़ा कार्टेल तैयार करना कि यस आई एम नेक्स्ट इन द क्यू टू क्रिएट अनरेस्ट समवेयर। तो लद्दाख को उन्होंने सिलेक्ट किया बिकॉज ऑफ द रीजंस की जो वहां पे लोग गवर्नमेंट्स में रहे, उनके रूट्स कहीं ना कहीं पे उन लोगों के साथ अलाइन करते हैं जो लोग भारत के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहते हैं, डिवाइड करना। देखिए अदरवाइज जो आप कह रहे हो ना जी, क्लाइमेट और इकोलॉजी, मौसम, बात करनी जरूरी है। वो जो चीज है सारी की सारी, वो बड़ी बेमानी लगती है। गवर्नमेंट आज की डेट में खुद ही बड़ी सेंसिटिव है। बच्चे आजकल पढ़े लिखे हैं। लद्दाख नियरली 100% एजुकेटेड यूनियन टेरिटरी है। पूरे भारत में ऐसी यूनियन टेरिटरी होगी जिसमें नियर 100% लिटरेसी होगी, क्योंकि हर घर बहुत मेहनत की लद्दाख के बच्चों ने। ठीक है, और उसके बाद भारत सरकार के द्वारा भी जितनी अपॉर्चुनिटीज उनको दी जा रही हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए, और उसके बाद उनकी जो ट्रेनिंग्स हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स में जो स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट्स में मिलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट्स में उनके लिए स्कॉलरशिप्स में प्रोविजनिंग बहुत ज्यादा है, रिजर्वेशंस है, एडमिशंस बड़ी इजीली मिलती हैं, आईआईटी में एडमिशन बड़ी इजीली मिलती है। तो वो उसको लेकर के मुझे लग रहा है कि वो लद्दाख के बच्चों ने, और वो लोग दे आर इकोलॉजिकली वेरी सेंसिटिव, वो गलत नहीं होने दे रहे, ना ही वो कर रहे हैं। टूरिस्ट भी जाता है, उसको गाइड करते हैं, इस करके वो इशू नहीं है। इशू आज क्या है? इशू ये है कि पीओ
पाकिस्तान ने हमारी कितनी जमीन को ऑक्युपाई करके रखा है और उसको यूसेज क्या कर रहे हैं? क्या हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का वहां दोहन नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। अच्छा, क्या चाइना कर रहा है? उसके बाद पाकिस्तान ने कुछ एरिया आगे, चाइना ने इधर से डायरेक्ट भी ले लिया सीओजे के, उधर से पाकिस्तान ने भी कुछ एरिया हमारा वहां ले लिया, सड़क बनवानी शुरू कर दी वहां। अभी अखबारों में भी आया, आपके चैनल में भी हमने सुना कि उन्होंने वो चिप्स की फैक्ट्रियां लगा दी। और अगर वो ये जो ग्लेशियर जो चिप्स वगैरह बनते हैं तो वो एक एक जो होता है कंप्यूटर चिप या सिलिकॉन फाइबर का बनने का, वो एक एक चिप बनने के लिए मतलब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर इज यूज्ड, और वो ग्लेशियर्स को तबाह कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं। अभी तो पूरे लद्दाख का मुद्दा ये होना चाहिए कि हमने कैसे उसको वापस शेप में लाना है, जिस शेप में लाना है जिस शेप में पहले से था। और हमारे को सारे एरियाज हैं, लेकिन उन सारी चीजों को, अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए हाँ, तो ये एक अनरेस्ट क्रिएट की गई है। सर इमेजिन करें अगर यही अनरेस्ट चाइना में क्रिएट की होती तो वो हाउ इट वुड हैव एक और टाइननमेन स्केल हो जाता और शांति। अभी जैसे पाकिस्तान में उन्होंने 30 लोगों पे जहाज के ऊपर से अपने लोगों पे स्ट्राइक्स कर दी, तो मुझे लगता है कि अभी हुआ ना, तो वो इसी किस्म की एजिटेशनों को क्रश किया गया ना। तो क्या ये लोग जो टूल किट के लोग सो कॉल्ड करते हैं, इनको पता है कि भारत कभी ऐसा स्टेप नहीं लेगा? तो भारत ने बड़ा रिस्ट्रेन किया, भारत ने बड़ी चीजों को एंटिसिपेट करने के बाद अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन में जाके कहीं ना कहीं पे कहा गया, जो डीजी साहब ने भी कहा कि आई वॉज माई सेल्फ पार्ट ऑफ इट, जब वो उनपे मतलब एक इंस्टीट्यूशन है। और लद्दाखी बेसिकली एक बात तो सर, लद्दाख के अंदर नॉन वायलेंस इनग्रेन्ड है, लेकिन अगर वो प्रोवोक हुए, इसका मतलब वो प्रोवोकेशन लद्दाख से नहीं हुई है, वो प्रोवोकेशन ब्रेन वॉश से हुई है, वो प्रोवोकेशन नेपाल के उस इंसिडेंट से हुई है, बांग्लादेश से एनकरेज होके हुई है। और ये जो प्रोवोकेशन है ना, अगर किसी सिचुएशन में इसको उस तरह हैंडल नहीं किया गया जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इमोशनल लाइफ ज्यादा जाती, ज्यादा नुकसान होता। बताता हूं, सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको कहूं, भारत केवल मतलब लद्दाख में नहीं, लद्दाख से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक अपने नागरिकों के प्रति सेंसिटिव है, एक्यूटली सेंसिटिव। बल का प्रयोग जिसको मैं कहते हैं कि एक्सट्रीम कंडीशंस में उन लोगों के ऊपर किया जाता है जो वाकई समझ में आ जाती है कि ये अब बिना बल प्रयोग के मानने वाले नहीं है, या वायलेंस की एक्सट्रीम इन्होंने कर दी है। ये वाला जो आप कह रहे हैं, उस वक्त क्या हालात बने, और जब वहां पर सरकारी इमारतें या सामाजिक जीवन में जो संस्थाएं हैं उनकी इमारतों को जलाया गया, सार्वजनिक प्रॉपर्टी को इस तरह से किया गया। के साथ हम एक डॉक्यूमेंट ला रहे हैं, हमारे पास कुछ वीडियोज आए थे जहां पे बोला गया, जो मिनॉरिटी नहीं कहेंगे, जो नॉन लद्दाखी थे ना, इस मॉब ने कोशिश की उनको भी अटैक करने की, जो कि पुलिस ने राइट टाइम पे रोक लिया, मतलब एक मैसेज देने की। देखिए, हाँ, मैं आपको बताता हूं, कुछ वीडियोस क्लिप्स हमारे पास आए, पब्लिक सेफ्टी में हम उसको ओपन नहीं कर रहे हैं ना, हमने वो कभी लगाए, लेकिन जो वहां टूरिस्ट थे, हाँ जी, उनके अलावा भी कुछ लोग वहां पे थे जो अलाइन, उनको लग रहा था कि ये थोड़े से हमारी तरह लोकल्स नहीं है। तो वो जो मार्च चल रहा था ना, उसमें कुछ एलिमेंट ऐसे थे, ये तो एजेंसीज काम कर रही होंगी उसके ऊपर वर्कआउट करने के लिए। तो उस पर्टिकुलर स्पर ऑफ मूवमेंट में सोनम वांगचुक जो लीडर थे वहां पे, वो वहां से ज्यादा दूर नहीं थे। जब उनको सुनाई दिया गया कि मॉब इज मूविंग टुवर्ड्स वायलेंस और ये तो नॉन वायलेंस प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो वो स्टेज पे क्यों बैठे रहे? वो उठ के वॉक करके वहां तक जाके रोका क्यों नहीं गया? एक भी वीडियो ऐसी नहीं है। ऐसा है, ये सारा तो उसका किंग पिन है ना वायलेंस का। ये वायलेंस शिवांग जी इस करके नहीं की जाती कि सिर्फ उस जगह पे वायलेंस हो जाए। ये वायलेंस इस तरह की प्रोवोक करके इस करके करवाई जाती है कि कंट्री में 10-20 जगह पे उसका रिएक्शन हो। ठीक है, वो भी ये यूपी में देखिए, भारत के नागरिक भी बड़े समझदार हैं और भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस भी समझदार हैं, और उन्होंने उस तरह का रिएक्शन नहीं होने दिया किसी दूसरी जगह पे। एक बात है। दूसरी बात यह है कि न्यूज़पेपर्स में आया है कि ये जो वायलेंस
शुरू हुई वहां पे, उसमें नेपलीज भी थे कोई, उसमें शायद डोडा के भी कुछ लोग थे। तो डोडा में भी पिछले दिनों इस तरह की वायलेंस करने की कोशिश की गई कि जो एक लेजिस्लेटर अपने एंटी नेशनल प्रोपोगंडा करने की वजह से पीएसए में जेल में बंद हुआ है, और उसके समर्थन में कुछ लोगों ने उसकी एंटी नेशनल अटरेंसेस के समर्थन में जुलूस निकाले हैं, और उसके बाद वायलेंट होने की कोशिश भी की है। वहां भी प्रशासन ने बड़ी सख्ती के साथ और बड़ी समझदारी के साथ उस सारी चीज को कंट्रोल किया है। मुझे पक्का यकीन है कि लद्दाख में भी ये सिचुएशन जो है बड़े अच्छे ढंग से हैंडल हो जाएगी, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। भारत विविधताओं का देश है, और इस तरह की बातें वहां अगर कोई करने की कोशिश करता है तो भारत उसको कंट्रोल करने की, कंटेन करने की ताकत भी रखता है। और भारत आज की डेट में ऐसी भी ताकत रखता है कि भारत के बाहर से अगर भारत में इस तरह का इन्वेजन करके और अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, तो हमारे पास जिस तरह क्या सेटअप है, हम भारत के बाहर से भी भारत के जो कल्प्रिट्स या एक्यूज्ड है उनको हैंडल करके मैनेज कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ट्रुथ जो है अभी जो हमारे सामने आ रहा है वो आ रहा है डाइसेक्टेड, छोटे छोटे हिस्सों में। आप देखिएगा कि कुछ दिनों में ये कंप्लीट सीक्वेंशियल ट्रुथ आपके सामने आ जाएगा कि किस ढंग से ये वायलेंस इंसाइट हुई और किस ढंग से इनका टारगेट क्या था, इनका मुद्दा क्या था, इनका सारी चीज क्या था, मनी का फ्लो क्या था, ये सारी चीजें आपके सामने। जिस तरीके से अमेरिका का माइंडसेट एक्सपोज हुआ भारत के लिए अभी, हाँ जी, कहीं ना कहीं तारें वहां जुड़ती हैं। किससे जुड़ती हैं? क्योंकि अमेरिका ने जब किसी सिचुएशन में देखा न्यूक्लियर को लेके, उन्होंने कंट्रीज में इंटरफेयर किया इराक में कि भाई वर्ल्ड को थ्रेट है, न्यूक्लियर बम बना लेंगे, तो उसने पूरे इराक के पेट्रोलियम इंडस्ट्री को अपने कंट्रोल में कर लिया। अब उसने देखा कि एशिया में मैं क्या कर सकता हूं, तो ऐसा लग रहा है कि जो एनवायरनमेंट है ना, उसने उसको टूल को यूज किया गया। और पाकिस्तान में इसके ऊपर इस किस्म की कॉन्फ्रेंस होना वॉज ए पार्ट ऑफ दिस प्लानिंग कि आप एनवायरनमेंट को एज अ टूल नहीं यूज, एज ए वेपन यूज करो कि एनवायरनमेंट डिस्टर्ब्ड है, लद्दाख डिस्टर्ब हो जाएगा, पाकिस्तान में डिस्टर्बेंस है, कराची इसमें लाहौर में वेदर की प्रॉब्लम हो रही है। ये सारा माइंडसेट जो लेके आप एक सॉफ्ट फेस बनाओ ताकि लोगों को फेथ उस पे आए। क्योंकि एनवायरनमेंट को लेके एक डिस्कशन है ना, जैसे न्यूक्लियर बम को लेके करेंगे तो पूरा वर्ल्ड बोलेगा ठीक है अमेरिका जो कर रहा है ठीक कर रहा है। तो अगर सोनू वांगचुक एनवायरनमेंट की बात नहीं करते, राइट्स की बात करते, तो मुझे लगता है कि उनको उतनी वहां पे सपोर्ट नहीं मिलती। तो वो राइट पे, वो एनवायरनमेंट में बात करने गए पाकिस्तान, वहां से वो पूरा ग्रूम होके आए। क्योंकि जो आपका प्रेसिडेंट बना है वो भी एक सॉफ्ट फेस है, वो भी कोई हार्ड फेस नहीं है, वो पॉलिटिकल फेस नहीं है। वैसा नोबेल मिला प्राइज दिया गया, उसको तैयार किया गया। तो ये जो उनका एक प्लानिंग का पार्ट है ना, वो बड़ा डिफाइंड मुझे लग रहा है। और आप भी इस पे बताएं कि क्या एनवायरनमेंट को एज ए टूल यूज करके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ लेके नहीं जाने की कोशिश की जा रही है, इस पर्टिकुलर केस में भी और अदर केसेस में भी। देखिए, मैं एक आपको एग्जाम्पल दे के समझाता हूं। भारतीय डायस्पोरा जो भारत के बाहर है, किन किन रूपों में जाना जाता है? डॉक्टर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का चीफ है, फेसबुक का कभी या उसका ट्विटर का हेड आता है, भारतीय है, ठीक है, और बहुत सारी जितनी भी ब्लू चिप कंपनीज हैं उनके हेड्स हैं हमारे। मास्टरकार्ड का सीईओ है, सिटी बैंक का सीईओ है, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। भारतीय डायस्पोरा जो है भारत के बाहर इन रूपों में जाना जाता है। और पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर किस रूप में जाना जाता है? क्रिमिनल्स। ये कौन है जी? ये उसामा बिन लादेन को हार्बर करने वाले हैं और बाद में पाकिस्तान के आर्मी चीफ बनाए गए हैं। उनका नाम आसिफ मुनीर। ही वॉज द वन हु हार्बर्ड, यू नो। हो सकता है बाद में खुद ही मरवा के अमेरिका से इनाम भी ले लिया हो, ठीक है, तो ये भी हमें दे दो। ये कौन है? ये लश्कर तोयबा के चीफ है। ये कौन है? ये फलानी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ है। ये कौन है जी? इनके क्रेडिट पे फलाना टेरर इंसिडेंट है। ये कौन है? इनके क्रेडिट में फलाना टेरर। ये पाकिस्तान डायस्पोरा है, ठीक है। अब भारत की इंडस्ट्रीज क्या है? ये नेम एनी मैन्युफैक्चरिंग विच इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, भारत उसमें नियरली लीडर है। एप्पल के आईफोन से लेकर के सुजुकी की कारें, और आज मैं पढ़ रहा था
मारुति सुजुकी लिमिटेड जो है, वो जापान की जो मूल कंपनी है सुजुकी, उससे उसकी मार्केट कैप भारत वाली कंपनी की जो उनकी सब्सिडरी है, इट हैज ग्रोन 3 times। बिल्कुल आपने ठीक ठीक है। है। जो पेट्रोलियम रिफाइनरी हमारी जामनगर की है ना, वर्ल्ड की सबसे बड़ी है, जी जी जी। वर्ल्ड की सबसे बड़ी है, नॉट ऑयल ये जो लोग बोलते हैं कि खाली इंडिया के लिए है, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी वर्ल्ड की refinery सबसे है और सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से चलती है। तो अब क्या है, पाकिस्तान का मेन व्यवसाय ही टेररिज्म है। वो टेररिज्म के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं कि किस तरह से हमने टेररिज्म को परोसना है। कुछ एजेंसीज लगी हैं इस तरह के लोगों को क्रिएट करने के लिए जो कि आगे अनरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। टेररिज्म की परिभाषाएं बदलती जा रही हैं, और वो जो उस तरह के लोग हैं, एक तो है सीधा जो गन लेकर के आ रहे हैं, और दूसरे जो है जो सोनम वांगचुक की तरह फेस बन रहे हैं, ट्रेन हो रहे हैं। तो कॉन्फ्रेंसें तो उनकी होनी है पाकिस्तान में। अब असल बात यह है कि भारत सरकार को बहुत ज्यादा प्रेम भाव या एक्स्ट्रा टॉलरेंस वाली नीति से पीछे हटना पड़ेगा, और थोड़ा सा इन एलिमेंट्स के लिए, नॉट फॉर द पब्लिक, इन एलिमेंट्स आपकी के बात लिए। से जुड़ती बात मैं सामने करने वाला हूँ। हाँ। एक लेडी का वीडियो आया है जी। जिन्होंने कहा है कि भाई बड़ा गलत हुआ है, और हुआ भी, हम भी इसके लिए बड़े दुखी हैं, पूरा भारतवर्ष दुखी है कि जिस तरीके के वहां पे इनोसेंट लोग हैं या नहीं इनोसेंट है, वो तो इंक्वायरी के बाद पता लगेगा। लेकिन इस लेडी ने एक बात कही है सर, वो सुनने वाले, आपकी बात बिल्कुल एंडोर्स हुई है। मैं उसमें वीडियो ऑन करूंगा तो शायद मंग है जो जितने भी बिजनेसमैन है, जितने भी जो गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉयज है, सबका आवाज है। ये एक आवाज नहीं है, और उसकी वजह से आप लोग सबको मारते जाओगे। और ये सीआरपीएफ कौन है, जो सीआरपीएफ जिन्होंने इन पे गोली चलाया था, और आपके वजह से यही इन्हीं के वजह से ही टेररिस्ट बढ़ेंगे। सर आपने ये लाइन सुनी जो आपने कहा कि एनवायरनमेंट से शुरू होगा और टेररिज्म पे खत्म होगा, तो ये लेडी ने ये बोला है, और आप इसको देखें, देर ऑन टू इट, देर ऑन टू इट। तो इसके लिए आपको आप तो बड़े गहरे तरीके से गवर्नमेंट को देखते हैं और आप सजेशंस भी करते हैं, तो गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट एजेंसीज को ऐसा लगता है कि कहने की जरूरत है कि आप जब भी कोई इंक्वायरी करें और मैरिट सी हो, और किसी भी किस्म के प्रोपेगेंडे को आप जो चल रहा है नेट पे इग्नोर नहीं करें, क्योंकि ये भी प्रोपेगेंडा नेट पे चल रहा है, और ये बड़े इंटरनल सर्कल से हमारे वीडियो आई है। ये वीडियो कोई पब्लिक डोमेन में नहीं है। देखिए कि आप देखिए उन्होंने क्या कहा, मैं सुन लिया मैंने। इसमें ऐसा है शिवांग जी, अभी पिछले दिनों डोडा में इस तरह से वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई। जम्मू कश्मीर की सरकार ने उसको कंट्रोल किया, और जो न्यूसेंस मॉन्गर एमएलए था उसको पीएसए वगैरह कुछ लगा के तो जेल में बंद किया है। अब उसके बाद जो मेरा कोई एक्सेस नहीं है ये इन्वेस्टिगेशंस के पास, लेकिन जो चीजें अखबारों में आ रही हैं या मीडिया चैनल्स में जो ऑथेंटिक न्यूज आ रही है, 300 सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं भारत के बाहर से एक्टिव हुए। जी जी, एस्टोनिशिंग था। कोई म्यांमार से एक्टिव हो रहा है, कोई कहीं पाकिस्तान से एक्टिव हो रहा है, कोई कहीं से एक्टिव हुआ है, और एक पर्टिकुलर टाइम पर एक्टिव होते हैं। एक्टिव होने के बाद एक पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करते हैं, और उस ऑडियंस को प्रोवोक करते हैं। प्रोवोक में करने के प्रोसेस में बहुत सारी फेक वीडियोस डालते हैं, और उसके बाद लोगों को इंसाइट करते हैं कि वायलेंस जो है इज अ वे, और इस ढंग से ये वायलेंस जो है वो की जाए। तो ये दो चीजों की तरफ इशारा करता है। एक, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। दूसरा, उस इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हमारे कुछ लोग हिस्सा हैं इंटरनली। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस ढंग से इन सिमिलर फैशन ये लद्दाख में वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई, ये मुझे लगता है, ऐसा मैं अप्रिशिएट करूंगा कि इसको थोड़े में कंटेन कर लिया गया, इसको पूरे भारत में फैलने नहीं दिया गया, इसका कोई रिएक्शन रेस्ट ऑफ इंडिया में नहीं होने दिया गया। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो जो वायलेंस थी दैट वाज एम्ड टुवर्ड्स टूरिस्ट आल्सो, ठीक है,
तो एक नई किस्म की लड़ाई शुरू होती। एक्चुअली हुआ क्या था, मैं कॉल पे था, अच्छा, तो मेरी कॉल काट दी गई। मैंने कहा क्या हुआ, कहते सर दे आर सेइंग कि पकड़ो पकड़ो ये लोकल नहीं है। तो वो मेरी कॉल पे था उस टाइम पे। तो मैं जो आपको कहूं, जो पकड़ो पकड़ो ये लोकल नहीं है, सपोज इस तरह से किसी नॉन लोकल को मॉब वो मारती और उसके बाद जहां से वो नॉन लोकल है वहां पे कोई रिएक्शन होता, ठीक है, तो फिर अल्टीमेट एम तो यही था। और फिर उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी जो वो वाली है, जो रात को 2 बजे अफजल गुरु के लिए जाकर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास वो भी एक इकोसिस्टम है, उस वक्त वो एक्टिव होते हैं, वो एक सीक्वेंस है उनका एक्टिव होने का, और हमने पिछले उन सारी चीजों पे देखा है। अब समय आ गया है कि मुझे लगता है कि भारत सरकार जो है इस ढंग से कुछ ना कुछ सोच रही होगी या करेगी कि ये सारे के सारे इकोसिस्टम को जो है वो ब्रेक किया जाए, ध्वस्त किया जाए, और करना ही पड़ेगा अगर भारत का जो की एकता अखंडता को हमने बनाए रखना है। और जिस अमृत काल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, तो उस अमृत काल में और कोई डिस्टरबेंस ना हो, तो इसके लिए ये सारे काम भारत सरकार को करने पड़े। आज हमने बड़ी इंडेप्थ गुप्ता साहब से चर्चा की और इनके विजडम का भी हमने फायदा उठाया, क्योंकि लद्दाख में जो हुआ उसके बारे में डिफरेंट एनालिसिस करना, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स के बारे में से भी समझना कि वो भारत के प्रति क्या कमिटमेंट समझते हैं, हर एक रिलीजन के हेड की होनी चाहिए, हर एक फेथ की हेड की होनी चाहिए। बिकॉज कोई भी रिलीजन हो, कोई भी फेथ हो, वो नेशनैलिटी से ऊपर नहीं होता। लेकिन जो कमिटमेंट विश्व हिंदू परिषद के लोग या उनका कॉन्स्टिट्यूशन या उनका ऑपरेशन करने का तरीका दिखाता है, बाकी धर्मों के लोगों के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अक्सर नेशनल इंटरेस्ट के अपोजिट साइड पे होते हैं। ये लास्ट कमेंट मैं लूंगा आपसे। देखो, इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता, मैंने जनरल नहीं कहा, मैं कह रहा हूं कि मोस्टली। लेकिन ये कहते हैं वो बीजेपी के अगेंस्ट है, लेकिन जब आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हो तो वो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट होते हैं। देखा गया कि मुस्लिम समाज के कुछ धर्मावलंबी जो है उनकी तरफ से इस तरह की बातें आई है, मैं समझता हूं कि वो ठीक नहीं है। बहुत से अच्छे लोग भी हैं, कई लोगों ने मुस्लिम समाज में से ही उसको काउंटर भी किया है, ऐसा नहीं है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं किया है, और उन्होंने उनको स्नब भी किया है। रियलिटी इज के देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र का संविधान सर्वोपरि है, और उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं और उनसे भी सख्ती से निपटा जाना चाहिए, मैं समझता हूं, जहां भी ऐसी घटना हो। एक बार शुक्रिया गुप्ता साहब आपका और हमारे उन लोगों का जो अर्थ न्यूज को पसंद करते हैं, देखते हैं, और हमारी टीम का जो लद्दाख में बैठ के सुबह मॉर्निंग की पहली धूप निकलने से लेके दोपहर तक लद्दाख के लोगों को एक न्यूज़पेपर प्रोवाइड करती है, जिसके ऊपर वो फेथ कर सकें कि उनको सच पढ़ने को मिलेगा, कोई एजेंडा नहीं मिलेगा, कोई नैरेटिव नहीं मिलेगा, सिर्फ उनके हित में जो सच है और जो इंसिडेंट हुए हैं वैसा ही मिलेगा। मिलते हैं आपके साथ किसी बड़ी शख्सियत के साथ जो नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं और जो नेशन फर्स्ट को अपना लाइफ का पैरामाउंट ऑब्जेक्टिव समझते हैं। जय माता दी। जय